नमस्ते। नमस्कार जी। सभी हिंदी विद्वज्जन और हिंदी प्रेमियों, आप सभी का डॉक्टर जयश्री वाडेकर साहित्य संवाद के इस पॉडकास्ट में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिवादन करती हूँ। हमारे हिंदी साहित्य के जाने माने प्रतिष्ठित साहित्यकार आज के इस साहित्य संवाद में आदरणीय डॉक्टर दामोदर जी खड़से सर, आपका मैं पुनः एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। आदरणीय धन्यवाद। उपस्थित सभी श्रोताओं और सज्जनों, आज हमें समकालीन हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित कथाकार, उपन्यासकार, अनुवादक एवं राजभाषा विशेषज्ञ आदरणीय डॉक्टर दामोदर खड़से जी का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय दामोदर खड़से जी की प्रमुख कृतियां जो है काला सूरज है, बादल का राग, खिड़कियां, भटकते कोलंबस तथा अनेक कविता संग्रह और अनुवाद ग्रंथ शामिल है। उनकी रचनाओं के विभिन्न भारतीय विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है तथा उनके साहित्य पर अनेक शोध कार्य संपन्न हुए हैं। आदरणीय डॉक्टर दामोदर खड़से जी ने भारत ही नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका आदि विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। हाल ही में अप्रैल 2026 में विदेशी मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में आदरणीय डॉक्टर दामोदर खड़से जी की नियुक्ति हो गई है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ सर और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। यहाँ हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान का एक राष्ट्रीय सम्मान है। सूरज का कौन परिचय दे, सूरज का कौन परिचय दे, वो तो स्वयं अपना एक प्रमाण होता है। और कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका जीवन ही एक सम्मान होता है। ऐसे आदरणीय खड़से जी को भारत के राष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा सम्मानित अलंकृत किया गया है। आइए आज इस पॉडकास्ट में, इस साहित्य संवाद में हम ऐसे बहुआयामी साहित्यकार, चिंतक, अनुवादक डॉक्टर आदरणीय दामोदर खड़से जी के साहित्य, व्यक्तित्व, कृतित्व को जानने का प्रयास करेंगे। उनके साहित्य यात्रा के साथ हम उनको जानने के प्रयास करेंगे। सर, आपके साहित्यिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? वो शुरुआत का पता लगाना उतना आसान नहीं होता कि बीज कहाँ पड़ा और कैसे अंकुरित हुआ और कैसा वो आगे बढ़ता गया। ये कहना बहुत आसान नहीं होता। दरअसल बचपन में हम अलग-अलग शहरों में पिताजी के ट्रांसफर के साथ जाते रहे और एक स्कूल में पढ़ते समय एक मित्र से बिछड़ना पड़ा और वो बिछुड़न या वो एक प्रकार का विरह इतना तीव्र और इतना मन को बैठ जाने वाला था, मन में बैठ जाने वाला था कि उसको बाहर निकालने के लिए कुछ शब्द जब बाहर आए तो मुझे लगता है कि ये मेरी पहली रचना थी। यह शुरुआत मेरी उस संवेदना को जागने का अवसर इस बिछुड़न के साथ मिला। ये पहली घटना रही। अच्छा सर। सर, ये लेखन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? लेखन की प्रेरणा भी ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ से मिली। दरअसल बचपन में हमारे घर में कल्याण नामक एक पत्रिका आती थी और वो वैसे तो धार्मिक पत्रिका थी, लेकिन उसमें बहुत सारी कहानियाँ, पौराणिक कहानियाँ, ऐतिहासिक कहानियाँ आती थीं। जी सर। उन कहानियों को पढ़कर और तमाम तरह की कल्पनाओं में डूबकर अच्छा। ऐसा लगता था कि कुछ हम भी लिख सकते हैं। बराबर। और पिताजी तरह-तरह की कहानियाँ हमको बचपन में सुनाया करते थे। जी सर, जी सर। वे हेडमास्टर थे और स्कूल में पढ़ाते थे अच्छा। और ऐसी स्थिति में वो जिस प्रकार के पात्रों का परिचय और ऐतिहासिक कहानियाँ सुनाते थे, उससे ऐसा लगता था कि ये कहानियाँ हमें बहुत दूर तक साथ देने वाली हैं जी और सर। वो हमारे अंदर रच बस गईं और मुझे लगता है शायद वही प्रेरणा के रूप में बाद में मुखरित हुई या लेखन में आई।
बराबर सर, बराबर, सही में, सही में सर। ये पूना शहर जो है एक सरस्वती का घर जाना जाता है। ऐसे पूना जैसे बहुभाषिक शहर ने आपके लेखन के किस प्रकार प्रभावित किया सर? पुणे वैसे बहुभाषी तो नहीं कहना चाहिए, अब जरूर हो गया, अच्छा। लेकिन इसके पहले पूना नहीं था। केवल मराठी के मराठी। लिए जाना जाता रहा। सही, सही में सही। और अभी चारों तरफ से लोग उद्योगों के कारण, आईटी के कारण, कंप्यूटर के कारण और तमाम दूसरे व्यवसाय के कारण सभी तरफ के लोग यहाँ आने लगे हैं। सही में, सही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ दो बड़े व्यक्तित्व पूना में रहे। एक तो दूसरा सप्तक के कवि हरिनारायण व्यास सही में, इसी शहर में थे, जी सर। जो कि चारों तरफ घूमे हुए और हिंदी भाषा को लेकर, कविता को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहे। जी सर। उनका सानिध्य मुझे मिला। और वाह। यहाँ पहले, बहुत पहले पुणे विश्वविद्यालय में डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित एक अच्छा। बहुत बड़े विद्वान व्यक्तित्व इस शहर में रहे, उनका सानिध्य मिला। हमारे एक मित्र हैं सुनील देवधर, वे और तमाम तरह के दूसरे मित्रों के साथ उठने बैठने से, बातचीत से, आदान प्रदान से, वैचारिक उहापोह से, विचार विमर्श से हमको भाषा को लेकर एक ऊर्जा निरंतर मिलती रही, ऐसा मुझे लगता है। सही में, सही, सही में सर। और अब ये जो नई शिक्षा नीति है सर, अभी 2020 के संदर्भ में मैं श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि आदरणीय दामोदर खड़से जी विभिन्न विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम समिति से जुड़े हुए हैं। और सर, ये नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में हिंदी पाठ्यक्रम को अधिक प्रासंगिक और विद्यार्थी केंद्रित बनाने के लिए आप कौन सा सुझाव देंगे सर? नहीं, ये तो सारे सुझाव तो नीति में आ चुके हैं। जी सर। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी अपनी भाषाओं को इतना महत्व दिया गया है जी कि सर। उसके कारण जो कौशल है भाषा को लेकर, हाँ। जो बच्चों में एक कल्पनाशीलता है जी और सर। भाषा के प्रति जो आकर्षण है, हाँ। वो प्राथमिक विद्यालय से ही आगे यदि बढ़ती है हाँ। और अपनी भाषा को लेकर, चाहे हिंदी हो, मराठी हो या दूसरी कोई प्रांतीय भाषा, मातृभाषा हो, उस भाषा को अपना कर वो अपनी जो मौलिक प्रतिक्रियाएं हैं, मौलिक कल्पनाएं हैं, मौलिक विकास है, वो नई शिक्षा नीति ने मुझे लगता है सबसे बड़ा वरदान ये दिया है। सही में उन्होंने तो सभी भाषा का सम्मान ही किया है। और प्रादेशिक भाषा में उन्होंने, मातृभाषा में जो पढ़ाई का जो उन्होंने आग्रह रखा है, वो बहुत बड़ी सराहनीय है। और आने यस। वाले छात्र जो है, आने वाले हमारे नवलेखक जो है, इससे और भी समृद्ध हो जाएंगे इस नई शिक्षा नीति से। सर, ये जो है आज का जो हिंदी साहित्य जो है सर, इनके अपने हिंदी साहित्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है सर? साहित्य तो अपने समय को रेखांकित करता रहता है। आज जो चुनौतियां हमारे जीवन की हैं, वही चुनौतियां प्रतिच्छाया के रूप में साहित्य में उभरती हैं। जी सर। साहित्य तो एक प्रकार से आईने का काम करता है। सही, सही में सर। और उस आईने में जिस प्रकार की चुनौतियां हमारे जीने के प्रसंगों में है, जी सर। समाज में है, राजनीति में है, सही। संस्कृति में है, इसी की छाया हमारे साहित्य में उभरती है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती तो साहित्य की ये है कि हमारे आज के समय को शब्दबद्ध करने की आवश्यकता है। बराबर। मुझे दूसरी चुनौती ये लगती है कि आज तमाम माध्यमों के कारण पढ़ने की प्रवृत्ति लोगों में थोड़ी सी कम होती जा रही है। सही वो में। चिंता का विषय जरूर है। इसलिए साहित्य की चुनौती तो ये है कि उस प्रकार के साहित्य की रचना की जाए जो नई पीढ़ी को आकर्षित कर सके, सही में, सही जो में। नई पीढ़ी के प्रश्नों को अपने में समाहित करके उनके सामने प्रस्तुत कर सके, तब वो उसके प्रति आकर्षित होंगे, ऐसा मुझे लगता है। सही में, सही में सर। सर, आपने लगभग 20 वर्ष तक बैंकिंग क्षेत्र में कार्य किया है सर। और राजभाषा नीति के अनुरूप जो है
हिंदी का जो प्रयोग बढ़ाने के अनेक प्रावधान है सर, और फिर भी व्यवहार में बैंकों में अंग्रेजी का ही प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखाई देता है सर। तो आपके अनुभव में इसके प्रमुख कारण क्या है सर? सही बात है कि ये राजभाषा का जो काम है वो तो संविधान के अनुसार चलता है। सही में है। समाज पर अंग्रेजी का प्रभाव है हाँ सर। और हम अंग्रेजी के दबाव में हैं। जी सर। अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति संपन्न, विद्वान, कुशाग्र और सबसे आगे रहने वाला, ये एक सामाजिक समझ हमारे बीच विकसित हो चुकी है और बैंकिंग प्रणाली समाज से अलग नहीं है। इसलिए वहाँ काम करने वाले जो लोग हैं उनमें इस प्रकार की प्रवृत्ति रहती है कि यदि हम अंग्रेजी में काम करते हैं तो ज़्यादा समझदार और पढ़े लिखे हैं, ऐसा भी व्यक्त होता है, एक कारण। दूसरा कारण यह है कि हमारी पढ़ाई आज नए पीढ़ी की अधिकांश अंग्रेजी माध्यम से हो रही है। सही सही। और यही बच्चे जब आगे चलकर बैंकिंग की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर बैंकों में प्रवेश करते हैं तो जिस भाषा को लेकर वो आए हैं अंदर, उस भाषा में काम करना उनको आसान लगता है। सही। ये दूसरा कारण। सही सही। तीसरा कारण ये है कि हिंदी को लेकर, राजभाषा को लेकर जिस प्रकार की स्थितियां उनके सामने इससे पहले आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। ऐसे 3 कारण मुझे लगते हैं। इन तीनों कारणों के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेजी में जिस प्रकार की एक खूबी किसी चीज को व्यक्त करने की है, वो अनुवाद के माध्यम से हम कोशिश करते हैं। तो ये जो एक तकनीकी भाषा के रूप में जब काम करते हैं बैंकिंग, जी सर, तो उस तकनीकी भाषा को अनुवाद के रूप में जब हम लेते हैं तो उसमें कुछ उलझने, कुछ कठिनाई और कुछ अवरोध नजर आते हैं। अच्छा। इस अवरोध को यदि हम दूर कर पाए, जिसका काम जिम्मेदारी हम पर थी, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी या है या रहेगी, वो ये रहेगी कि लोगों में मानसिक रूप से परिवर्तन किया जाना चाहिए कि हम अपनी भाषा में काम करके गौरवान्वित अनुभव करें। सही में सही। ये मुख्य समस्या हमारे साथ। ये बात तो सही है सर। आज का अगर छात्र भी हम देखते हैं तो मोबाइल के उनका जो कीबोर्ड रहता है तो बात करते हैं हिंदी में और टाइप करते हैं इंग्लिश में। तो मैं बहुत बार कहती हूँ अपने छात्राओं की, आप ना हिंदी सीख रहे ना इंग्लिश सीख रहे, आप तो इंग्लिश सीख रहे, लेकिन हम अपने ही भाषा का हम सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये बहुत दयनीय बात है हमारे लिए सर। ये जो है अपने समकालीन हिंदी कहानी और उपन्यास में आप कौन से परिवर्तन देखते हैं सर? नहीं, ये तो लंबा चलने वाली एक सिलसिला है, एक ऐसी यात्रा है जी सर। जो समय को शब्दबद्ध करते हुए आगे बढ़ती है। जी सर। समाज कभी रुकता नहीं है। आज अभी आप मोबाइल का उल्लेख कर रही थी। हाँ सर। अब जो भी नई चीजें आती हैं मीडियम में, माध्यम में या मीडिया में या हमारे इस्तेमाल में, जो नई चीजें आती हैं उसके साथ हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। जी सर। जी सर। आज के समाज की, आज के युवा पीढ़ी की अपनी समस्याएं भी हैं। जी सर। प्रेमचंद के समय की समस्या खत्म भी नहीं हुई और हमारे सामने सैकड़ों समस्याएं आज हैं। सही में सही में सही में। उस समस्या से लेकर अभी तक की समस्या की जो यात्रा है, इस यात्रा में कहानी की बुनावट, उपन्यास के ताने बाने बनते चले जाते हैं। आज जिस प्रकार की चुनौतियां हमारे जीने में, जी सर, जीने में इस तरह के दाम्पत्य जीवन में जिस प्रकार की चुनौतियां, बराबर सर, गृहस्थी में जिस प्रकार की चुनौतियां, जी सर, राजनीति में जिस प्रकार की स्थितियां बदलती रहती है, सांस्कृतिक दृष्टि से नई पीढ़ी जिस तरह से कभी-कभी विमुख लगती है, तो ये सारी चुनौतियां कहानी और उपन्यास का विषय हो सकती हैं। बराबर तो है उस तरह से बेरोजगारी की समस्या है तो उपन्यासों में आएगी बात, कहानियों में बात आएगी। भ्रष्टाचार की बात है तो कहानी में और उपन्यास में आएगी।
सही है। समाज में नीति और अनीति की जिस प्रकार की स्थितियां उभरती हैं, ये सारी चीजों की छाया लेखन पर होगी और वो उपन्यास और कहानी के माध्यम से हमारे सामने आती है। सही में, सही में सर। सही में सर, ये आपके अनुसार सर एक साधारण भाषा ज्ञाता और एक श्रेष्ठ अनुवादक में क्या अंतर होता है? और आप जैसे नवोदित लेखक जो है उनको इस श्रेष्ठता तक पहुंचने के लिए उनको क्या साधना करने पड़ेंगे सर, एक श्रेष्ठ अनुवादक बनने के लिए? ऐसा है कि जिस प्रकार मनुष्य के चेहरे अलग-अलग होते हैं, उसी प्रकार हर व्यक्ति की लेखन शैली भी अलग-अलग होती है। सही में सर। उसकी अपनी भाषा, उसकी अपनी वाक्य रचना, उसके अपने शब्द ये होते हैं। सही में। लेकिन जब हम अनुवाद करते हैं, तो हमारे सामने बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं होता सही में या सर। बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं होती। हाँ सर। अनुवाद में मुझे तो ऐसा लगता है कि न कुछ छोड़ा जाए और न कुछ जोड़ा जाए। जोड़ा जाए। श्रेष्ठ अनुवाद वो है जिसमें न कुछ छोड़ा जाता है और न ही कुछ जोड़ा जाता है। सही में सर। अब इसको छोड़ने और जोड़ने के बीच में चुनौती क्या है श्रेष्ठ अनुवाद की? कि जो मूल पाठ है आपका, जिसको आप स्रोत सामग्री कहेंगे जी सर, जी और सर। जो लक्ष्य सामग्री तक, लक्ष्य भाषा तक आप जिस सामग्री को पहुँचा रहे हैं, जी सर। उसकी जो शैली है, जी सर। उस शैली का भी अनुवाद होना चाहिए। जी सर। बहुत सारे लेखक ऐसे होते हैं जो अपनी भाषा और शैली की वजह से जाने जाते हैं। जी सर। आपको शब्द की जगह दूसरा शब्द रख देने से अनुवाद नहीं होता। आपको वो विषय भी समझ में आना चाहिए। उस विषय के प्रतिपादन करते समय उसकी शैली भी समझ में आनी चाहिए। उस सामग्री में दी हुई रस्म-रिवाज, खान-पान, पोशाक, प्रकृति, ये सारी चीज़ों की जानकारी जब तक आपके पास नहीं होगी, तब तक आप उसको अनुवाद में श्रेष्ठत्व नहीं सौंप सकते। जी सर। जी तब सर। तक आप केवल शब्द के लिए प्रतिशब्द देंगे और वो पूरी तरह से कम साहित्य में अच्छा अनुवाद मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। बराबर है सर। सही सही में बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन है सर हमारे लिए। सर ग्रामीण और हिंदी भाषिक ग्राहक जो है, जो बैंकिंग क्षेत्र में जो सेवा में आज भाषा संबंधी बहुत सारी कठिनाई आ रही है सर, उनका सामना करना पड़ रहा है सर। ऐसी स्थिति में, ऐसे स्थिति को सुधारने के लिए बैंकों को क्या कदम उठाने चाहिए सर? नहीं, भाषा को लेकर बैंकों में बहुत स्थिति स्पष्ट है हम्म। कि यदि स्थानीय स्तर पर आप किसानों के साथ यदि व्यवहार कर रहे हैं, हाँ हाँ सर। तो स्थानीय भाषा में भी सारी सामग्री उपलब्ध है। अच्छा। यदि महाराष्ट्र की बात करें तो मराठी में भी सामग्री उपलब्ध है, जी सर। हिंदी में भी उपलब्ध है जी सर। और अंग्रेजी में तो है ही। तो इस प्रकार द्विभाषीकरण की जो प्रक्रिया है, उसमें हिंदी और अंग्रेजी है साथ, जी सर। और इसके अलावा कई जगह त्रिभाषी व्यवस्था भी की गई है जी सर। ताकि ग्राहकों को ये चीज़ समझने में किसी प्रकार की रुकावट, कोई बाधा उपस्थित ना हो। जी तो सर। उसका ध्यान तो रखा गया है। जी सर। केवल बैंकों में ही नहीं, बल्कि सरकार के जितने उपक्रम हैं, हाँ सर। अंडरटेकिंग्स हैं, हाँ उस सर। सब में भी और वैसे संविधान में भी इस प्रकार की व्यवस्था है कि पहले स्थानीय भाषा और पूरे देश की जो भाषा है राजभाषा, वो हिंदी, सही। राज्य की राज्य भाषा वो देशी। मराठी या कन्नड़ या तमिल, तेलुगु हाँ और सर। इसके साथ अंग्रेजी। तो ये सारा एक क्रम लगाया हुआ है। सही में स्त्री भाषा सूत्र जो है ये तो बहुत ही उपयोगी है सर। और ये हिंदी और मराठी के साहित्य के बीच आप किस प्रकार एक सांस्कृतिक संबंध देखते हैं सर, जब अनुवाद करते समय हिंदी और मराठी साहित्य के बीच जो है, तो इसमें बीच का सांस्कृतिक संबंध कैसे देखते हैं आप? नहीं, निश्चित रूप से दोनों के बीच सांस्कृतिक संबंध हैं। हम्म। प्रेमचंद का यदि गोदान उत्तर भारत में हम्म। वाराणसी के पास लमही नामक गांव पर लिखा गया जी सर। और उस समय किसानों की जिस प्रकार स्थिति थी हम्म। और शहरी लोगों के किस प्रकार
के रवैये थे, जी सर। वो यदि हम इतने 60, 70, 80 साल के बाद जी सर। आज यदि उसी धरातल पर, उसी धरती पर देखते हैं, तो बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। जी सर, सर। ये यदि बात प्रेमचंद के बारे में है, तो आज का यदि प्रेमचंद, जिनको मैं कहूँ मराठी का सदानंद देशमुख, जी सर। वो यदि 12 मास लिखते हैं, जी सर। तो उन दोनों संस्कृतियों में कितनी मेल है, जी सर। दोनों संस्कृतियां कितनी मिलती जुलती हैं। सही में, सही में। किसानों की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन, ग्रामीण जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। सही में, सही तो में। ये जो उपन्यास हैं इस प्रकार के, या इस प्रकार की जो कहानियां हैं, ये भीतर से परिवर्तन के लिए प्रेरित करती हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सही में, सही में। तो ये मुझे लगता है कि सांस्कृतिक रूप में एक साम्य है दोनों में, दोनों। हिंदी तो और आदान प्रदान बहुत आराम से दोनों भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से होता रहा है। सही में, सही में सर। और सर, ये जो है अभी नई शिक्षा नीति का जो बोलबाल चल रहा है सर, ऐसे नई शिक्षा नीति के 2020 में भारतीय भाषा पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है सर, तो उसमें हिंदी का स्थान क्या होगा सर? हिंदी का स्थान है उसमें, त्रिभाषा सूत्र को फिर से दोहराया गया है। जी सर। और उसके कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं अपने आप में, हाँ सर, बराबर। लेकिन नीति अपने आप में पूरी है। जी सर। अब उसमें राजनीति का प्रवेश और नीति का कार्यान्वयन, ये दो अलग अलग विषय हैं। बराबर है सर, बराबर है। उस तरह से नीति में कोई दोष नहीं है। सही में, नीति में कोई दोष नहीं है। और इसमें बहुत सफ़र हो रही है हिंदी, बहुत सालों से ये विषय को झेल रही है वो, ये बात यस। सही है सर। विश्वविद्यालय स्तर पर सर, हिंदी को एक अध्ययन को अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है विश्वविद्यालय स्तर पर? विश्वविद्यालय स्तर पर तो अभी भी है अच्छी हिंदी, और अच्छा पठन पाठन भी हो रहा है। वहाँ से निकलने वाले, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसको रोजगार उन्मुख जरूर सर, रोजगार कर, उन्मुख तकनीकी से जोड़ना चाहिए। मेरा हमेशा का कहना होता है कि हिंदी पढ़ने वाले पढ़ाने वाले पैदा करते हैं, हिंदी पढ़ाने वाले नए पढ़ाने वाले पैदा करते हैं। जी सर, जी सर। तो केवल वहीं तक सीमित न रखकर आज हिंदी को लेकर, यदि केवल हम हिंदी की बात करें, तो हिंदी को लेकर रोजगार के जो नए आयाम उपस्थित हुए हैं, जी सर, उनको ध्यान में रखकर यदि पाठ्यक्रम हम बनाते हैं, जी सर, जो कई विश्वविद्यालयों ने बनाए हैं। जी सर। आज मीडिया है जहां अनुवाद की आवश्यकता है। जी सर। आज विज्ञापन है जहां आपके भाषा की भाषिक प्रतिभा को व्यक्त करने का एक माध्यम है सही। तमाम तरह के अनुवाद दुनिया भर में हो रहे हैं। जी सर। तो इस तरह से राजभाषा अधिकारियों के पद सैकड़ों नहीं लाखों की संख्या में इस देश में है। अच्छा। तो ये सारी चीजें हमको नई पीढ़ी के सामने लानी चाहिए कि इन सब के लिए आप तैयार हो। जी सर। तो उसका व्यवहारिक उपयोग होगा। साहित्य के साथ साथ प्रयोजन मूलक हिंदी का विस्तार जितना ज्यादा होगा, रोजगार के अवसर उतने अधिक उपलब्ध होंगे। सही में। प्रयोजन मूलक हिंदी का हम जितना ज़्यादा इस पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे और उसको तकनीकी के साथ भी हम जोड़ने का अगर प्रयास करते हैं इस हिंदी पाठ्यक्रम को, तो हम बोलते साहित्य भी, हम बोलते परंपरा भी उतनी ज़रूरी है, और आधुनिकता की अगर हम उससे जोड़ते हैं तो हमारा जो छात्र है, हमारा जो युवा है, वो हिंदी को पढ़ेगा और पढ़ाएगा भी। ये बात तो सही है सर, ये बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन है हमारे लिए सर। आज के युवाओं को, लेखक को आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? युवा लेखक जो है, संदेश देना बड़ा भारी काम है, संदेश से बड़ा डर लगता है। मार्गदर्शन कि कोई पीढ़ी संदेश से नहीं चलती, मार्गदर्शन से हर पीढ़ी को अपने आप ही तय करना होता है कि उसको किस प्रकार के रास्ते चुनने हैं।
जी सर। बस यदि कहना हो, कहने के लिए, जो कि संदेश के रूप में नहीं, उपदेश के रूप में नहीं, अपेक्षा के रूप में थोड़ा-सा ये कहना चाहेंगे कि आगे लिखने के लिए पीछे लिखा हुआ भी यदि देखते चले जाएँ, तो रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा। सही में सर। हमेशा अतीत मार्गदर्शन करे ऐसा नहीं होता, जी सर, जी सर। लेकिन जिस व्यक्ति को, हुँ। चाहे उसका घर का हो, हाँ, हाँ। चाहे अपना हो, जी सर। चाहे देश का हो या दुनिया का हो, जी सर। जिस व्यक्ति को इतिहास मालूम नहीं है, उसको भविष्य की यात्रा बहुत आसान नहीं हो सकती। सही में वो साहित्य और इतिहास का एक संबंध जो है एक बहुत पूरक है सर, वैसे देखा जाए तो सही में। और सर आपके जीवन का कोई ऐसा एक अनुभव जिसके आपने अपने लेखन को बदल दिया हो? एक अनुभव आपके जीवन का ऐसा? तो बहुत सारी दुर्घटनाएँ और घटनाएँ हैं। जीवन कहने के बाद ये सारी चीज़ें तो होती हैं ना, दुर्घटनाएँ भी होती हैं, घटनाएँ भी होती हैं। सही में अब सर। वो किसके प्रति हम न्यायपूर्वक बयान कर सकें, ये भी बड़ा मुश्किल होता है। बराबर सर। लेकिन बहुत सारी घटनाएँ हैं। मैं एक घटना, चूँकि आपने पूछा तो मुझे जी सर। हमारे बहनोई जी सर। 11 बजे मेरे पास आए जी सर। और उन्होंने कहा कि आज रात को हम एक मूवी देखने जाएँ जी सर। और उसके लिए मैं टिकट निकालता हूँ। जी सर। ये कह के वो चले गए और 5:30 बजे दफ्तर खत्म होने से पहले समाचार आया दुखद कि वो एक दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उसमें वो नहीं रहे। बहुत ही तो बुरा। इस घटना ने मुझे बहुत झकझोर दिया। उस समय नहीं, आज भी यदि याद करता हूँ, तो इस ऐसा लगता है कि जीवन इतना क्षणिक है कि आप कुछ भी नहीं सोच सकते। सही में। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सोचना ही नहीं चाहिए। सही में सर। हमको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी क्षणिकता किसी भी समय पूर्ण विराम तक पहुँच सकती है। सही में। इसलिए जो क्षण है, उसको हमें अधिक से अधिक ऊर्जा में बनाना चाहिए। सही। बस इतना ही मुझे लगता है कि सही में इसमें सर। से सीख मिली। जी, बराबर है। जो भी आज हम जिस पल में जी रहे हैं, उसे जी। हँसी के साथ, खुशी के साथ जिए, तो ही ये जीवन है। सही में सर, जी। बहुत ही प्रेरणादायक है सर ये। सर ये जो आपकी जो प्रिय लेखक है सर, या कोई साहित्यिक कृति कौन-सी है सर? ऐसे तो बहुत सारे, किसका नाम नहीं लिया वो दिक्कत की है बात। पर सबसे ज़्यादा कविताओं में मुझे कबीर ने प्रभावित किया। जी सर। गद्य में प्रेमचंद ने प्रभावित किया जी सर। और आधुनिक युग की यदि बात करें तो कमलेश्वर, धर्मवीर भारती ने बहुत प्रभावित किया और मुक्तिबोध और नरेश मेहता ने बहुत प्रभावित किया। जी सर। जी सर। नाटकों में मोहन राकेश ने प्रभावित किया। जी सर। ऐसे बहुत सारे लोगों का के नाम लिए जा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सारे नाम हैं जी जिनके सर। साहित्य के सानिध्य में बहुत कुछ पाया मैंने। जी सर, जी सर, सही में सर। सर क्या हिंदी को तकनीकी अभी एआई की बहुत चल रही है एआई। ये हिंदी को तकनीकी और एआई के युग में नई शब्दावली की आवश्यकता है सर? शब्दावली निरंतर बदलती रहती है। जी सर। अब मोबाइल शब्द आया, हाँ सर। इसके पहले मोबाइल क्या था? मोबाइल शब्द नहीं था ऐसा नहीं है, हुँ, मोबाइल था, हुँ, पर दूसरे अर्थों में था। बराबर। मोबाइल यानी जो चलती फिरती चीज़ है, हाँ सर। वो मोबाइल हुई ना। अब ये नामकरण इसको दे दिया इस वस्तु को मोबाइल। मोबाइल। तो शब्द इस प्रकार गढ़े जाते हैं। हाँ सर। जैसे-जैसे नए अन्वेषण, अनुसंधान, खोजें आती जाएँगी, हुँ, हुँ, वैसे-वैसे नए-नए शब्द आते जाएँगे। बराबर है।
पहले माउस शब्द आया था, अभी आजकल गायब हो गया वो। हाँ, वो तो है। लेकिन माउस को हम चूहा तो नहीं बोल सकते ना। नहीं, नहीं, नहीं। जो कंप्यूटर के लिए जो माउस आया था, जिसको हम्म। यहाँ पर है ये माउस, सही सही। तो ये नामकरण क्यों हुआ? नामकरण इसलिए हुआ कि जिस व्यक्ति ने कंप्यूटर खोजा, जी सर। उसी ने माउस भी खोजा। माने ये उपकरण खोजा कहना चाहिए। जी सर। अब उपकरण को का नामकरण करना है। हम्म। घर में यदि कोई नया सदस्य पैदा हुआ, तो हम उसका नामकरण करते हैं। जी सर। जी सर। बहुत सारे सपने देखते हैं, बहुत सारे विचार करते हैं, बहुत सारी पसंद नापसंद, और कई लोग कौन से अक्षर से शुरुआत होगा तो उसकी कौन सी राशि बनेगी, वगैरह वगैरह। सही सही। तो क्या महत्व है मुझे नहीं मालूम, जी सर। लेकिन जिस घर में वो पैदा होता है वो उसका नामकरण करता है। सही सही। माउस का नामकरण भी जिसने भी किया, उसने ये देखा उसके विश्लेषण में कि ये वस्तु ऐसी है जो बिल बनाते हुए कर्सर के माध्यम से अपने ठिकाने तक पहुंचती है। जी सर। चूहा भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो सुरंग खोदता हुआ तुरंत वहां हो। तक जाता सही में। है। तो इसलिए इसका नाम माउस रखा, ये उस आदमी ने बताया है। अच्छा, नामकरण तो के पीछे। इसलिए एआई को लेकर यदि कोई नई शब्दावली, नई तकनीक, कंप्यूटर में बहुत सारे शब्द हैं। सही में सही। फाइल है, आपका स्क्रीन है, तमाम तरह के शब्द हैं। अभी तो ये सारा एपरेटस हिंदी में भी उपलब्ध होने लगा है। सही में सही में। कालांतर में जैसे जैसे नए शब्द आएंगे, तो उसमें नए शब्द ढूंढ सकते हैं, सही में सही में। बना भी सकते हैं, बराबर। सर या ये। दूसरी जगह हाँ। से ले भी सकते हैं। बराबर। ये जो एआई है सर, अभी बहुत सारे लोगों का एक ख्याल बन गया है कि जैसे ही दुनिया में एआई ने कदम रखा है, तो ये एक व्यक्ति के लिए खतरे की घंटी बोल रहे हैं कि नौकरी उसमें किसी की खतरे की घंटी हो सकती है एआई के जैसे ही आ गया है। तो ये आपके अनुभव से क्या लगता है सर? क्या क्या व्यक्ति और एआई की तुलना में आपको क्या कहना है सर? जो भी नई चीज दुनिया में आएगी, नया दौर फिल्म देखी आपने? इसी पर थी ना। हाँ सर। नया दौर फिल्म इसी पर थी, जी जो सर। कब आई है, 70-80 साल पहले। हाँ हाँ, बराबर। हमेशा दुनिया में ऐसा होता रहेगा। जी सर। जब कंप्यूटर नए नए आए आज से 25-30 साल पहले, हाँ हाँ। तब भी ये खतरा था कि रोजगार का क्या होगा, हाँ हाँ। कंप्यूटर सारा काम करेगा। हाँ हाँ हाँ। अब कहा जाता है कि इसका एडवांस टेक्निक। एडिशन है हाँ एआई। हाँ हाँ। एक ने तो कहा है कि यदि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हाँ हाँ। तो ये इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल कैसे हो सकता है, रियल क्यों नहीं? तो ये तो मजाक की बात हुई। सही में सही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी नई चीज को रोक नहीं सकते दुनिया में। सही में। अनुसंधान होते रहेंगे, नई जी नई चीजें आती रहेंगी। आपको अपने काम के लिए उसको अपना असिस्टेंट बनाना है, एक सहायक के रूप में बस। सहायक बनाना है। हाँ। यदि आप उसको अपना मालिक बना लेंगे, हम्म। तब खतरा है। सही में सही। इतना आदीन भी नहीं होना चाहिए उसके प्रति। सही में। वो बात तो सही है सर। उसके प्रति इतना अधीन भी नहीं होना चाहिए, एक सहायक के रूप में हम उसको रख सकते हैं। और सर एक हिंदी बैंकिंग और तकनीकी क्षेत्र में कठिन होती जा रही है सर। बैंकिंग और तकनीकी क्षेत्र में जो है हिंदी बहुत कठिन होती जा रही है सर। इसके ऊपर आपकी क्या राय है सर? अब मेरी राय बड़ी अलग है। मेरी एक परिभाषा है, कोई भी चीज दुनिया में न सरल है न कठिन है। जी सर। वो या तो परिचित है या तो अपरिचित है। सही। तो जब वो परिचित होने लगेगी, हम्म। हो जाएगी। जब तक उसमें से गुजरेंगे नहीं, जी सर। क्योंकि ये सिस्टम नहीं है ना हाँ हमारे हाँ। लिए।
हाँ 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 जो बैंकिंग से बाहर जो लोग हैं, हाँ सर। उनको अंग्रेजी में बैंकिंग समझ में आती है क्या? नहीं नहीं जो नहीं। लोग डॉक्टरी से अलग हैं, मेडिकल साइंस से, हम्म। अंग्रेजी बहुत आती है, लेकिन उनको मेडिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी क्या? नहीं सर। इंग्लैंड में किसान जो अंग्रेजी बोलता है, जी सर। उसको क्या वहां के कोर्ट की भाषा समझ में आएगी? नहीं सर। उसको किसानी की भाषा समझ में आएगी अंग्रेजी में? सही है सही है। ये विषय की बात हुई और भाषा की बात हुई। सही सही है। जब तक हम उसमें प्रवेश नहीं करते, तब तक इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहेगी। और आज मध्य प्रदेश में हिंदी मीडियम से हम्म। मेडिकल साइंस की परीक्षा शुरू हो गई है। सही में सही में सही। सराहनीय कार्य है। पढ़ाई, किताबें, लेक्चर और ऑपरेशन करने के तरीके हम्म। हिंदी मीडियम से बता रहे हैं। वाह, बहुत ही अच्छा सर। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। हाँ, चूंकि कठिन इसलिए है क्योंकि परिचय में नहीं है। हम्म। तो जैसे अभी महाराष्ट्र में भी मराठी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई मराठी मीडियम से हो रही है, कॉमर्स की पढ़ाई मराठी मीडियम मराठी। से हो रही है। तो कॉमर्स के वो शब्द लोगों के परिचय में हैं, तो जी वो सर। सरल है, सही में सही में। ऐसा मुझे लगता है। सही 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 में जिस प्रदेश में हम रहते हैं उस मातृभाषा में अगर हम पढ़ते हैं तो बोध जो है सबसे पहले हम कर लेते हैं, वो बच्चा जो है, जो छात्र जो है, और उसका ज्ञान में और भी वृद्धि हो जाती है। ये तो बात सही है सर। सर, लेखन के दौरान में आपका एक दैनिक अनुशासन रहता है जब आप लेखन करते हैं, तो ये कैसा रहता है सर आपका अनुशासन? व्याकरण से मुझे बड़ा डर लगता है। व्याकरण में वाक्य तो संपन्न होता है, लेकिन व्याकरण से डर लगता है। वो ऐसा, सुबह उठो, ऐसा करो, इतने बजे तक ये करो, उतने बजे, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे, जहां तक मेरा संबंध, सिर्फ जब तक जॉब में थे तब तक एक व्याकरण था कि हम 10 बजे से 6 बजे तक अपने ड्यूटी पर होते थे, उसका एक व्याकरण था। उसको हमने कभी चूकने नहीं दिया। जी सर। लोग पूछते थे कि आप यहाँ बैंक में काम करते हैं तो लिखते कैसे हैं? हाँ, ये मेरे भी मन में सवाल था सर ये। आपके मन की बात कह रहा हूँ। तो मैं उनको कहता था कि जब मैं घर से गाड़ी में बैठता था जी सर। तो मेरे दिमाग में लेखक होता था, पर मेन गेट पर जैसे ही पहुंचता था, हाँ मैं सर। उस लेखक को मेन गेट के बाहर खड़ा करता था जी सर। और अंदर एक अधिकारी के रूप में जाता था। अच्छा। 6:30 बजे जब बाहर निकलता था, क्योंकि बाहर निकलने का टाइम नहीं था हमारा, जी सर। 6:30, 7, 8, 9 कुछ भी बजते थे। जी सर। तो जब भी बाहर जाता था तब मैं उसको गाड़ी में बैठा लेता था, और फिर वो जो समय है रात का हाँ सर। और सुबह का, वो मेरे लेखन का समय उस समय होता था। बहुत ही समर्पण मन की सर। स्थिति ऐसी है कि पूरा खुला समय है, तो इस खुले समय में ऐसा कुछ तय नहीं है। बैठ गए तो 4 घंटा बैठ गए, नहीं बैठे तो 2 दिन नहीं बैठे। बराबर। निरंतरता आपकी बहुत रही सर। एक साहित्य के प्रति निरंतरता और समर्पण सबसे ज़्यादा दिखाई दिया सर। ये बहुत ही प्रेरणादायक है सर हमारे लिए तो, और हम सभी युवाओं के लिए जो सर। और सर, ये आपकी जो है आगामी एक साहित्यिक प्रकल्प आप कौन कौन से सर? अभी आगामी तो कहना बड़ा मुश्किल होता है, हम्म। क्योंकि अभी अभी एक कहानी संग्रह आया है वाणी प्रकाशन से। अच्छा सर। इसी साल वो लॉन्च हुआ विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में। हाँ सर। और अभी ही उसी समय एक उपन्यास भी आया नया। तो वैसे मैं तय नहीं करता हूँ। जैसे जैसी जैसी
सूझती जाती है बातें, वैसा वैसा होता जाता है। जी सर। ऐसा कोई तय करके नहीं बैठते। हाँ, अनुवाद में तय करके बैठा जा सकता है कि इस वर्ष ये करना है, लेकिन अनुवाद मैंने अब बंद कर दिए, अब अनुवाद करता नहीं। तो यदि कहानी लिखनी है तो जैसी भी कोई चीज आती है या उपन्यास पर प्रवेश करना है तो जैसा आता है, अच्छा या अच्छा पत्रिकाओं से किस प्रकार की मांग होती है उसके हिसाब से करते हैं। इसलिए मेरी ओर से अभी कुछ तय नहीं है। अच्छा अच्छा सर, मेरा एक आखिरी सवाल है। जब आप लिखते हैं तो ऐसा कुछ तय होता है कि भाई दिन में मैं 1 घंटा, आधा घंटा ही लिखूंगा, ऐसा कुछ तय होता है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ तय नहीं होता, अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा। डायरी में जरूर रोज लिखता हूँ 1-1.5 पन्ना, हाँ हाँ। लेकिन बाकी लेखन जो है उसको कभी 5 भी हो जाते हैं, कभी 6 भी, 7 भी, कभी 1 ही होता है, कई बार होता ही नहीं। ऐसा कोई प्लानिंग मेरी नहीं होती कि अच्छा अच्छा इतनी निरंतरता से अपने को काम करना। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत ही प्रेरणादायक है सर आपसे ये संवाद जो है हम सभी के लिए। और मैं सभी श्रोताओं को ये पुनः एक बार कहना चाहती हूँ कि इस साहित्य संवाद के माध्यम से कि हमारे महाराष्ट्र की भूमि में ऐसे आदरणीय और प्रतिष्ठित डॉक्टर दामोदर खड़से जी, आपने अपने बहुमूल्य विचारों से, अनुभव और साहित्यिक दृष्टि से हमें जो समृद्ध किया, आपके शब्दों की यह ऊष्मा जो है और संवेदना लंबे समय तक हमारे साथ बनी रहेंगी सर। जब तक सूरज चांद रहेगा सर, तब तक आपकी जो है प्रेरणा और ये ऊष्मा हमारे साथ रहेगी सर। कुछ लोग उम्र से बड़े होते हैं सर, और कुछ पद से बड़े होते हैं, पर जो आपने साहित्य और संस्कारों से जो बड़े हो जाए, वो युगों तक स्मरण में रहते सर। आप हमारे युगों तक स्मरण में रहेंगे सर, जब तक सूरज चांद है तब तक आप हमारे स्मरण में रहेंगे सर। ऐसे आदरणीय प्रतिष्ठित और साहित्यकार जो है, हम इस साहित्य संवाद में हमने उनके विचारों से हम साझा हुए हैं। इन्हीं भाव के और प्रेरणा के साथ हम इस विशेष पॉडकास्ट में हम इस समापन करते हैं, और फिर मिलेंगे एक नई साहित्यिक कृति और नई रचनाओं की और नए विचारों की रोशनी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपका बहुत आपको बहुत धन्यवाद सर। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और स्वस्थ रहे, और अपने विचारों से हमें लाभान्वित करते रहे सर। आपसे बात करने का हमें अवसर प्रदान दिया सर, सब आपका बहुत बहुत मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ सर। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको रूबरू मिलने का मुझे अवसर प्रदान हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है, जब भी सुविधा है ज़रूर मिलेंगे। और आपको धन्यवाद, बहुत अच्छी वार्ता आपने संचालित की, और बहुत सारी बातें जो मैंने सोची भी नहीं थी फिर भी बोलने में वो आपके सामने उपस्थित हो गई। जी सर। इसके लिए इसका श्रेय आपको है। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर।